नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लेकर आए हैं आज 14 नंबर का वीडियो। और हम इस समय पढ़ रहे हैं जनवरी के एग्जाम के लिए सीरीज, है ना। इस सीरीज में अभी तक के हमारे 13 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी जो लिंक मिलने वाली है वो मिलेगी आपको आई बटन में। और इसकी पुरानी जो सीरीज है उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या हम ये वीडियो देखकर या क्वेश्चन देखकर एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो मेरा जवाब हर बार होता है कि हाँ, हम लोग पास हो सकते हैं। निर्भर करता है कि आपने पढ़ा कैसे है, आपने समझा कैसे। क्वेश्चंस अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि जिस फॉर्म में हम लोग प्रश्न को इस समय देख रहे होते हैं वो बदले हुए फॉर्म में आता है, पूछता वही चीज है ना। तो प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि प्रश्न को रटना, है ना। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और 20 क्वेश्चंस में हम 50-60 क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लेते हैं, है ना। जितने ऑप्शन रहते हैं, हर एक ऑप्शन के कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका एग्जाम निकलेगा, निश्चिंत रहिए। आप ये जो सीरीज चल रही है इसको भी देख लीजिए। ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आपको चाहिए तो पुरानी सीरीज है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही रही है, तो वो वाले वीडियो भी जाकर आप जरूर देखें। ठीक है, तो आप करिए तैयारी, आप लोग के पेपर निकलेंगे, है ना। और पुराने वीडियो के लिंक जाके कमेंट भी पढ़िएगा, उसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो लोग लिखते भी है कि हाँ हमारा क्वालिफाई हुआ है। चलिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस, अच्छा ये कोर्सेस है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलने वाली है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए टेस्ट, जो फ्री टेस्ट है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। जैसे टेस्ट एडमिट कार्ड आएंगे, आप लोग को 25-25 क्वेश्चन के जो टेस्ट है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाए। ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए आपको तो देन हमारे पास है मॉक टेस्ट, या आप ले सकते हैं, या एमसीक्यू प्लस मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और ये टोटल कोर्स जो है पूरा कंप्यूटर का वो यहाँ पर है ना। ये अभी मार्च के एग्जाम तक के लिए वैलिड है ना। उसमें नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे मार्च के लिए भी, तो आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो पहला प्रश्न है एमएस एक्सेल। अच्छा, आज से जो क्वेश्चन है ये पीवाई की जो क्वेश्चन है वो भी हम लेकर आए हैं, ताकि हमको पता चले कि हाँ वास्तव में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उसको सॉल्व भी करते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में स्लैश मतलब हैश 9 n/a मतलब हैश n/a, है ना। ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये बताना है। जैसे हम कई बार एंट्री करते हैं और इस तरीके का साइन आ जाता है, तो ये वाला जो साइन है, ये इस तरह की सिंबल है, ये एक्सेल की सेल में कब बनकर आ जाते हैं ये हमसे पूछ रहा है ना। यहाँ पे उसने 2019 बोला है, पर आपको बता दें कि ये वाला किसी भी वर्जन में इसी रूप में आने वाला है। हमको पहला बोल रहा है जब एमएस एक्सेल फॉर्मूला में निर्दिष्ट टेक्स्ट की पहचान नहीं हो पा रही है उस कंडीशन में, है ना। या जब फंक्शन या फार्मूला के लिए कोई मान उपलब्ध नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही उसको, है ना। या जब एक अवैध सेल संदर्भित होती है, ऐसी सेल का रेफरेंस मिल रहा जो है ही नहीं, है ना। या जब फार्मूले में गलत प्रकार का तर्क, है ना, या लॉजिक शामिल होता है, तब तब आता है। तो कब ये वाला हमारे पास इस तरीके के एरर बनकर आता है, तो एमएस एक्सेल में लगभग 7-8 प्रकार की एरर है ना। उन सारी एरर्स को आप तैयार करिएगा। यहाँ पर एक मैं आपको बताई दे रहा हूँ, है ना। देखिए ये वाला जब भी हमारे पास में इस तरीके का एरर आता है तो आप मान के चलिए कि वहां से या तो पहले से आपकी एक्सेल शीट बनी हुई है, उसमें आपने फार्मूला लगा हुआ था और फार्मूला डिलीट हो गया, तब वो आएगा, है ना। या फिर आप जो कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं उसके लिए वहां पर वैलिड फार्मूला है ही नहीं, समझ रहे, मतलब फार्मूला वहां से हटा दिया गया है। उस कंडीशन में ये वाला एरर बन के आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो सेकेंड नंबर का है, जब फंक्शन या फार्मूला के लिए कोई मान या कोई वैल्यू उपलब्ध ही नहीं है ना। मतलब वहां से क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है, इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, इसको समझिए। एमएस एक्सेल 2019 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक रेंज का रेफरेंस रिटर्न करता है। रेंज मतलब यहां से लेकर वहां तक, है ना, A1 से लेकर A10 तक के, है ना। यहाँ पे हम रेंज को हम किससे बताते हैं, कॉलम से बताते हैं, ये भी याद रखिएगा। रेफरेंस रिटर्न करता है जो किसी सेल या सेलों के रेंज से पंक्तियों और कॉलमों की को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कौन सा हमारे पास फार्मूला है जो क्या करने वाला है, एक रेंज का रेफरेंस हमको रिटर्न करने वाला है ना। एक रेंज का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो कि क्या होने वाला है,
किसी सेल या सेलों के पूरे रेंज में, मतलब पूरी एक्सेल शीट में रो और कॉलमों को संदर्भित कर रहा है या दिखा रहा है। ठीक है, तो हमको कौन सा इसमें से फार्मूला है जो हमको क्या लौटाएगा, रेफरेंस लौटाने वाला है ना, सेल रेफरेंस हमको लौटाएगा। हमारे पास में ऑफसेट, ठीक है, फिर हमारे पास है री ऑफसेट, ऑफसेट ट्री, है ना, और ऑफसेटर, है ना। देखिए, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा तब तो काफी ज्यादा दिमाग खर्च किया ही होगा। यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं, ऐसे फार्मूले एमएस एक्सेल में है ही नहीं, है ना। ऐसा कोई भी फार्मूला एमएस एक्सेल में है ही नहीं, सिर्फ यही फार्मूला होता है। ठीक है, और हमारे प्रश्न का भी जो क्वेश्चन आंसर है ना, कि कौन हमको रेंज में से रेफरेंस लौटाता है, तो वो यही है, ऑफसेट वाला जो फार्मूला है यही लौटाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट हमको जो फॉर्मूले होते हैं उनके नाम याद रहने चाहिए कि हाँ हाँ ये फॉर्मूले होते हैं। अब जो होता ही नहीं है वो भी ऑप्शन में रख दिया है, तो कई बच्चों ने इसके भी आंसर लगाए। ठीक है, तो ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो लाल लेजर बीम का उपयोग करके डिस्क पर पढ़ने और लिखने के लिए लेजर का प्रयोग करता है। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात हो रही है, हमारे पास टोटल 3 ऑप्टिकल स्टोरेज हम लोग मोटे तौर पर पढ़ते हैं, सीडी पढ़ते हैं, डीवीडी पढ़ते हैं, ब्लू-रे डिस्क पढ़ते हैं। बात हो रही है कि उसको रीड और राइट करने के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है। अब याद रखिएगा, चाहे बात सीडी की हो या बात डीवीडी की हो, सीडी की बात हो या डीवीडी की, ये दोनों के दोनों लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए, है ना। अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क की, तो जो ब्लू रे डिस्क हमारे पास में होती है ना, ये क्या करती है, ये ब्लू और पर्पल, नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रयोग करता है रीड और राइट करने के लिए, है ना, ब्लू रे डिस्क। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में क्या है, सीडी, सीडी को आंसर लगा दीजिए, सीडी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यह मैग्नेटिक डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है, तो इनका फॉर्म मैग्नेटिक है ना, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ट्रैक और सेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो स्पॉट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास ऑप्टिकल नहीं है, ऑप्टिकल सिर्फ ये दो ही थी और दोनों के आंसर हमारे पास में ये लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का एक प्रकार नहीं है ना। बारकोड रीडर के प्रकार कौन, बहुत अलग अलग प्रकार के बारकोड रीडर जो मशीन आती है ना, अलग अलग प्रकार की आती है, तो इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सी नहीं है ना। हमारे पास में सीडी, ओमनी डायरेक्शनल बारकोड, पेन 1 और फिर हमारे पास में इंकजेट रीडर, है ना। तो अब अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग अगर इसमें लगाए, तो इंकजेट हम लोग जो पढ़ते हैं, या तो हम प्रिंटर पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं प्लॉटर, है ना, और दोनों ही हमारे पास में प्रिंटिंग के लिए यूज में लेकर आते हैं, इंक से हम रीड करने वाले। अब हमारे बारकोड्स होते हैं इस तरीके के लाइनें हैं, 2D लाइनें होती है ना, मोटी और पतली। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या इसके ऊपर इंक छिड़केंगे, नहीं, है ना। इसलिए ये वाला आंसर कैसा है, प्रश्न के लिए सही है, क्योंकि इस तरीके का हमारे पास में बारकोड रीडर नहीं होता। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है भैया, तो ये लेआउट है, मतलब नेटवर्क में जिस तरीके से हम कंप्यूटर को अरेंज करते हैं वो उसका लेआउट होता है, कैसे हम कंप्यूटर रखने, और उसी तरह के फॉर्म हम लोग यूज करते हैं जब हम टोपोलॉजी नेटवर्क डेवलप करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी से हम सभी की बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने कंप्यूटर उस नेटवर्क में होते हैं सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, है ना। कि मान लो एक कंप्यूटर ये है आपका, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, है ना। इस तरीके से अगर हम टोपोलॉजी बनाते हैं, कौन सी है ये, मेश टोपोलॉजी। इसमें सारे कंप्यूटर, मतलब कि अगर हम बात करें इसकी कि ये ए वाला कंप्यूटर है, तो ये बच्चे जितने हैं यहाँ पर, इसमें 4 कंप्यूटर और हैं, तो ये डायरेक्ट सभी से सीधा जुड़ा रहेगा, है ना। इस तरीके से ये टोपोलॉजी हमारी बनती है। अब अगर बात कर लो आप इस कंप्यूटर की, तो ये 5वां नंबर कंप्यूटर है ना। इसके अलावा यहाँ से 4 केबल निकलते हुए हमको दिखेगी, एक, ये 2,
3 और 4, 1 2 3 4, है ना, और ये चारों कहाँ जा रही है, इन चारों कंप्यूटर पे जा रही है ना, मतलब कि ये कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक, अगर दूसरी बात करें हम लोग बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी जो होती है उसमें एक केबल होता है ना, और इस केबल पर क्या होते हैं, कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा इसी बीच की केबल के थ्रू होने वाला है ना, तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं रूट, है ना, रूट केबल हो गया, या ये है एक्चुअल में केबल है, तो केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, सारा कुछ इस पे रहने वाला है। फिर हमारे पास में है रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी में हम लोग जब कंप्यूटर को जोड़ते हैं, है ना, तो इसमें जितने भी कंप्यूटर जोड़ते हैं उनको आपस में इस तरीके से रिंग में अरेंज करके जोड़ देते हैं, छोटे छोटे वायर के टुकड़े लगते हैं, इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है। फिर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में हम लोग अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगाते हैं, और सेंट्रलाइज डिवाइस क्या होगा, या तो वो हब होगा या स्विच होगा, है ना, या तो हब होगा या स्विच, और इससे फिर इस तरीके से उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे जोड़ दिया, इससे ये चारों के चारों पांचों कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। तो इस तरीके से सेंटर में हम लोग हब लगाते थे, याद रखना वो कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। हमारे प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं, तो एक केबल से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा है हमारे पास में, तो ये वाला है ना, तो ये टोपोलॉजी है। ये कौन सी टोपोलॉजी है हमारे पास में, तो ये है हमारे पास में बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। बस टोपोलॉजी के लिए याद रखना कि इसको जब निर्माण किया जाता है बस टोपोलॉजी का, तो बहुत थोड़े समय के लिए हमको नेटवर्क चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी रेट हमको बहुत हाई चाहिए। थोड़े समय के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेट का नेटवर्क अगर तैयार कराना है हमको, तो हम बस टोपोलॉजी यूज करने वाले। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2019 एक वर्कशीट को खालिस्तान नाम देता है ना, एक्सेल की सीट होती है ना नीचे की तरफ, इस तरीके से हमारे पास वर्कशीट तो होती है, नीचे स्टेटस बार पे यहाँ पे मिलेगा आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो बाय डिफॉल्ट रूप से उसका क्या नाम होता है, तो बाय डिफॉल्ट रूप से उसका नाम सीट 1 होता है। पहली वाली जो आएगी उसका सीट 1 ही होगा, दूसरी सीट 2, तीसरी सीट 3, जितनी आएगी नाम ऐसे चलते रहते, हम लोग उसको नाम चेंज भी कर सकते। ये तो हो गया आंसर। अब प्रश्न है 2019 के लिए, तो 2016 से अभी तक जितने भी वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं 2024 तक, इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट रूप से केवल एक सीट ओपन होती है, कितनी, एक। इसके पहले के वर्जन हमारे पास में है 2007 और उसके पहले के, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन होती है, तो वहां पे याद रखना वहां पर होती है 3 सीट। तो अगर आप एमसीक्यू से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको 3 मिलेगा, है ना, जो कि राइट आंसर है तो सही, लेकिन 2007 और पुराने वर्जन 2010 तक के वर्जन के लिए, है ना, 10 से लेकर उधर आगे पुराने जितने वर्जन है वहां तक के। लेकिन 2016 जैसी आता है उसके बाद में नए वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 सीट हो जाती है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। सॉरी, 1 सीट हो जाती है ना, 2010 और उसके पहले हमारे पास 3 है, और 2016 से 1 सीट है, ऐसा याद। कंप्यूटर्स में बड़ी फाइलों द्वारा कंज्यूम की जाने वाली बाइट की संख्या को कम करने के लिए करने के संदर्भ में कोडेड का तात्पर्य है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई बड़ी फाइल है ना, अब उसको कंज्यूम करना है, इसमें करना है कि बाइट की संख्या कैसी हो जाए, उसमें कम हो जाए, मतलब बाइट जितने ज्यादा यूज करना है, जगह ज्यादा लेना है, तो कम जगह में काम हो जाए। तो उसके लिए जो कोडेड यूज किया जा रहा है, उसके लिए जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी बाइट की संख्या को कम कर दिया जाए ताकि वो कम जगह में आ जाए। तो किसका यूज करने वाले हैं? हमारे पास में है कंप्रेशन, डिक्रिप्शन, है ना, एनकोडर, डिकोडर, एनहेंसर, डिहेंसर, है ना, सैम्पलर और डिसैम्पलर। तो देखिए यहाँ पर हमको बात किसकी हो रही है, कम करने की हो रही, बाइट की संख्या को कम करना है, तो हम करने वाले हैं यहाँ पर कंप्रेस। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, है ना, और कंप्रेस करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर जिसके एक्सटेंशन आप लोग के पास में होंगे, आपने पढ़े होंगे, है ना, कि हम बिनजीप यूज कर रहे हैं, बिनरार यूज कर रहे हैं, 7zip यूज कर रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग हम लोग जीप यूज करते हैं और वो हमारे काम में भी आने। ठीक है, एनकोडर डिकोडर में क्या होता है, तो इसमें उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है ना, फिर उसको कोड में बदल दिया, बाइनरी कोड में, है ना, या और फिर दूसरे कोड में बदल दिया, फिर वापस उसको डिकोड मतलब नॉर्मल किया जाता है।
जब आप मौजूदा विंडोज से अपग्रेड नहीं करना चाहते तो निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन किया जाएगा, है ना। आपके पास पहले से क्या है, कोई विंडोज है किसी भी वर्जन का, आप उसको अपग्रेड नहीं करना चाहते, है ना, अपग्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन समय के साथ क्या होता है, हमारा कंप्यूटर धीमा होते चलता है। तो उस कंडीशन में हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको बोल रहे हैं हम क्लीन कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे, अनइंस्टॉल कर लेंगे, अनक्लीन कर लेंगे। अनक्लीन मतलब कि हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनइंस्टॉल मतलब विंडोज है हमारे पास, इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब हटा ही देंगे कंप्यूटर में से, फिर क्या करेंगे, है ना। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। अपग्रेड अपग्रेड के लिए तो मना ही कर रहा है कि अपग्रेड नहीं करना है, तो हम अपग्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लीन करने वाले, है ना। उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिनकी हमको जरूरत नहीं है, या ऐसी फाइलें जिनकी हमको जरूरत नहीं है, उनको हम कंप्यूटर में से हटा देंगे, खाली कर देंगे, तो हमारा कंप्यूटर अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हम यहाँ पर क्लीन करने वाले हैं, है ना। क्या करेंगे, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर कैसा है, तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम डिस्क क्लीनर को पढ़ते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। फाइल एक्सटेंशन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही है ना। तो बिना फाइल एक्सटेंशन के एग्जाम में जाना थोड़ी सी बेवकूफी हो जाएगी। तो फुल फॉर्म पढ़िए, फाइल एक्सटेंशन पढ़िए और शॉर्टकट कीज, है ना। ये बेस है हमारे एग्जाम में, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बहुत सारे प्रश्न, इन्हीं में से आते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या बताना है, इसका फाइल एक्सटेंशन की, ये फाइल हमारे पास होगी तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होने वाला है। तो बस यही से निकाल लेंगे हम, RTF क्या हो जाएगा हमारे पास, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो बहुत सारे फॉर्मेट तो ऐसे ही है ना, जो इजी है, बहुत कम के नाम थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही रहते हैं, तो उसको याद करें। यदि आपके सिस्टम का MBR करप्ट हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा टूल इसे रिकवर कर सकता है और विंडो 10 को सामान्य रूप से बूट कर सकता है। ठीक है, हमारे को बोल रहा है भैया MBR की बात हो रही है ना। MBR क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो अगर आपके कंप्यूटर का मास्टर बूट रिकॉर्ड कैसा हो गया, करप्ट हो गया, मतलब कंप्यूटर बूट नहीं होगा भैया, है ना, चालू ही नहीं होगा, क्योंकि विंडोज में कहा मिलेगा आपको, सिस्टम के अंदर मिलेगा। MBR अब वो खराब हो गया है तो कंप्यूटर आपका बूट नहीं होगा, विंडोज की फाइलें रैम में लोड नहीं होने वाली है ना, या होकर वापस रिस्टार्ट वाली कंडीशन आई। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूल इसे रिकवर कर सकता है। हमारे पास में बूट os.exe, बूट mbr.exe, बूट record.exe, है ना, और booting.exe। किसका यूज करेंगे या किसको हम रिपेयर कर लेंगे तो हमारा कंप्यूटर बूट होने लगेगा, है ना। बात हो रही है मास्टर बूट रिकॉर्ड की, मतलब बूटिंग फाइल में ही प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे पास बूटिंग के ही ऑप्शन रखे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बूट रिकॉर्ड वाली जो फाइल है इसको रिपेयर करा देंगे, तो हमारा कंप्यूटर बूट होने लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला, है ना। एक यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस होते हैं, है ना, वो कहा बूटिंग सेक्शन में हमारे वायरस चले जाते हैं, तो फिर हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होता है। एक वो भी कंडीशन क्या करेगा, इन फाइल खराब करेगा। उससे बचने का क्या उपाय हमारे पास में है, देखिए बूट सेक्टर में वायरस सीधे सीधे नहीं जा सकता। आप आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, दोनों कंडीशन में आपके कंप्यूटर में CD या DVD नहीं होनी चाहिए, या पेन ड्राइव लगा नहीं होना चाहिए, या फ्लॉपी लगी नहीं होनी चाहिए, मेमोरी कार्ड लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस समय कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट कर रहे हैं या बूट कर रहे हैं उस समय इनमें से एक भी एक्सटर्नल जो डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइसेस होती है जिसकी होती है, ये कोई भी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें अगर वायरस होगा उस समय ही वो बूट सेक्टर में जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जाए। ठीक है, तो इससे बच के रहिए। परीक्षण योजना में परीक्षण पूरा करने के मानदंड क्या उद्देश्य, है ना। परीक्षण मतलब क्या होगा भैया, टेस्ट योजना, मतलब टेस्ट प्लान, है ना। देखिए ये रिलेटेड है किससे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, या और भी चीजें से ले ले, कि जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ना, अब डेवलप करने के बाद उसको टेस्टिंग की जाएगी, तो ये टेस्टिंग प्लान उसी के अंतर्गत आएगा। जब यहाँ से सब जगह ओके रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद फिर उसको लॉन्च किया जाएगा, है ना। अगर कोई मैन्युफैक्चर कंपनी भी है और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, या मान लो कोई कार बना रही है, बाइक बना रही है,
तो उसमें जो फाइनल टेस्टिंग होती है तो उनके पास चार्ट होता है, उस चार्ट में अलग-अलग कंडीशंस लिखी होती है और सबको चेक किया जाता है ना? भाई टेस्ट करेंगे सही होगा तो चेक बॉक्स पे क्लिक करते चलेंगे, जब सारी रिपोर्ट उसमें प्रॉब्लम होगी उसको फिर से भेजा जाएगा सुधारने के लिए, फिर वापस आएगी, फिर पूरा चेक किया जाएगा। तो जो लिस्ट होती है उसके आधार पर उसको क्या करते हैं, ओके रिपोर्ट तैयार करके फिर देते हैं कि हाँ सारी टेस्टिंग हो चुकी है, ये ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय भी वही सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके अलग-अलग सेक्शंस की जांच की जाती है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। परीक्षण इनपुट उत्पन्न करने में प्रयुक्त मानदंडों को सेट करने के लिए यह एक चेक लिस्ट है जिसे पूरा करना आवश्यक है ताकि सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए तैयार माना जाए, है ना? मेरे हिसाब से तो यही सही लग रहा है। यह जानने के लिए कि परीक्षण योजना कब पूरी हुई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षण प्रकरण विनिर्देश पूरा हो गया, है ना? ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है ना? हमको क्या करना है उसको कि जांच हो गई और उसमें कोई संभव प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम रिलीज कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला आंसर है यही वाला इसका सही आंसर। ठीक है, ये जो समझ में आई होगी आपको। अगला प्रश्न है, जब MS एक्सेल 2016 में सूत्र काउंट इफ, है ना, ये कंडीशन दी है, निष्पादित किया जाता है तो क्या हो? देखिए यहाँ पर दो फार्मूले मान लेते हैं हम लोग, एक काउंट है और एक इफ है ना? है तो एक ही काउंट इफ, उसमें काउंट अलग प्रक्रिया का है, इफ लॉजिकल है ना? काउंट इफ क्या करता है, काउंट तो हमको मालूम ही है क्या करता है कि जितनी सेलों में कोई संख्या होगी उनको जोड़कर बता देता है कि हम 5 सेलों में संख्या है, 6 सेलों में है, 10 में है, ब्लैंक वाली काउंट नहीं करता ना। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, काउंट इफ लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या किया है, उसको रेंज दिए A1 से लेकर A7 तक, कॉलन लगा है बीच में, तो A1 से लेकर A7 तक, है ना? फिर हमने क्या लगाया है, अब ये वाली जो कंडीशन है ये इफ वाली कंडीशन, रेंज दे दी उसको काउंट करने के लिए और क्या कंडीशन लगाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसको मिला के कितने होते हैं 5, है ना? आपको 5 कैरेक्टर ढूंढने हैं, किसी भी नाम में 5 कैरेक्टर ढूंढने हैं और कंडीशन क्या है कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो S होना चाहिए। 5 कैरेक्टर ढूंढने हैं और आखिरी वाला क्या है, उसमें S होना चाहिए। अब ऐसे जितने भी नाम हैं, है ना, जिसमें लास्ट में 5 कैरेक्टर भी है और सबसे आखिरी वाला S है, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले। ठीक आया समझ में? चलिए ऑप्शन देखिए, यह उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिनमें ठीक 5 कैरेक्टर है और सेलों में A1 से A7 में अक्षर S के साथ समाप्त होते हैं, है ना? ये कंडीशन तो रिलेट कर रही है पर बाकी भी पढ़ते हैं। यह उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिसमें ठीक 7 कैरेक्टर, भाई यहाँ पे तो अब 1 2 3 4 5 ही थे, 7 तो है ही नहीं, तो ये यहीं पे कैंसिल। यह उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिनमें ठीक 5 कैरेक्टर है और सेल A1 में अक्षर S है, A1 की बात नहीं हो रही है, हमारे पास क्या है, पूरी पूरी रेंज A1 से लेकर A7 तक, इसलिए इसने रेंज की बात नहीं करी, इसलिए ये भी गलत हो गया। यह उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिसमें ठीक 5 कैरेक्टर है और सेल A7 में अक्षर S, ये भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि बात यहाँ पे हमने कॉलम लगा दिया, मतलब रेंज की बात नहीं, इसलिए हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा, पहले ही वाला जो है हमारे पास सही है। यह उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिनमें ठीक 5 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 और सेल A1 से A7 तक की, A1 से A7 तक में अक्षर S के साथ समाप्त होते हैं, तो ये वाला कंडीशन पूरा करता है, इसलिए इसका पहला वाला आंसर ही सही होगा। ठीक है, MS एक्सेल 2019 का कौन सा फंक्शन किसी भी आर्गुमेंट के ट्रू होने पर ट्रू लौटाता है ना? मतलब कोई भी आर्गुमेंट ट्रू होगा तो ट्रू लौटा देगा। यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन दिए हैं, ये नहीं है ना? तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो पहले अगर एंड फंक्शन की हम बात करें तो एंड फंक्शन बोलता है कि इसको जितनी कंडीशन दी गई है अगर सारी सही है तभी वो ट्रू देगा, है ना? मान लो उसको हमने A दिया, B दिया और C दिया है, ये तीनों सही होगी तो ये आंसर क्या मिलने वाला है, हमको ट्रू मिलने वाला है। नॉट की अगर हम बात करें तो इसको कोई भी कंडीशन दी हो, है ना, इसको ट्रू कंडीशन मिल जाएगी पर आंसर क्या देगा, वो फाल्स देगा। उसको फाल्स कंडीशन दी जाएगी तो आंसर क्या देगा, वो ट्रू देगा, मतलब कि अपोजिट या विपरीत देगा।
और की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर सभी कंडीशन सही थी तो क्या दे रहा था वो ट्रू दे रहा। हाँ तब ट्रू देगा। लेकिन और का ऐसा है कि एक कैसा है ट्रू है और एक फाल्स है, और एक फिर हमने दे दिया कि ये भी फाल्स है। तो उसको जितनी भी तीन, जैसे हमने यहाँ पे तीन कंडीशन दी उसको, तीनों में से उसको एक भी ट्रू मिल गई ना तो जो आउटपुट निकल के आएगा क्या आएगा, वो ट्रू आ जाएगा, है ना। तो या एक भी कंडीशन अगर सही होती है तो आंसर ही क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ये जो भी आंसर होगा उसको विपरीत में बदल देगा। यहाँ पर सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, नहीं तो फाल्स दे देगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी भी आर्गुमेंट के ट्रू होने पर, है ना, कोई भी आर्गुमेंट अगर ट्रू होगा क्या देगा, आपको ट्रू लौटाएगा। तो वो सिर्फ और ही करता है कि कोई भी एक भी अगर उसमें ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आंसर लगाने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऑडियो इनपुट डिवाइस है ना। सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑडियो इनपुट डिवाइस हमको बोल रहा है माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, है ना। माउस हमारे पास में सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है तो सही है, लेकिन वो ऑडियो नहीं है ना। स्पीकर, स्पीकर हमारे पास में कैसा है, आउटपुट यूनिट है। माइक्रोफोन हमारे पास में इनपुट यूनिट है और सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है पर इसमें ऑडियो सिस्टम नहीं। क्या आएगा हमारे पास में, माइक्रोफोन इसका राइट आंसर आने वाला। ठीक है, तो माइक्रोफोन या हम बोलते हैं उसको माइक, तो यही होगा सबसे ज्यादा प्रयोग में किए जाने वाला इनपुट डिवाइस। एक चीज याद रखिएगा, माइक्रोफोन को जब भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या हम स्पीकर को जब भी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या लगेगा, वहां पर हमको जरूरत पड़ने वाली है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड की हमको जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। और साउंड कार्ड में अगर हमको कनेक्ट करना हो किसको, स्पीकर को, स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर के पोर्ट का यूज करेंगे, और अगर माइक को कनेक्ट करना है तो हम पिंक कलर के पोर्ट का यूज करते हैं, ये भी याद। डेजी व्हील प्रिंटर का आविष्कार 1969 में खालिस्तान द्वारा किया गया, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर, ऐसी व्हील होती है उस पर सारी पिनें बनी होती है ना। टाइपराइटर की तरह दिखने वाला प्रिंटर है, टाइपराइटर की तरह काम करने वाला प्रिंटर है। इसको पीने पे क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं, है ना। और फिर इससे बिजली सप्लाई देकर और पेपर पर फिर हम लोग प्रिंट करते। तो इसका आविष्कार किसने किया, है ना। तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार किया है वो डेविस एस ली द्वारा किया गया, है ना। नेपियर बोन्स ने, तो आपको मालूम है नेपियर बोन्स ने, नेपियर जो कंप्यूटर हमारे पास में है उसका आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज का हमको पता ही है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वो था एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, है ना। मॉरिस विल्केस जो है इनके भी द्वारा कंप्यूटर का विकास किया गया है ना। 8 हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसका निर्माण किया गया है इनके द्वारा। तो यहाँ पे डेविस एस डी को याद रखिएगा, डेजी व्हील प्रिंटर के आविष्कार। लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खालिस्तान डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर जो है, इसके अंदर जो तकनीक यूज की जाती है, कब, जब बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चाहिए, है ना। वैसे तो लेजर प्रिंटर नॉर्मल भी अच्छी प्रिंटिंग निकालता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए, तब जो लेजर प्रिंटर है वो कौन सी तकनीक का यूज करता है जिससे हाई क्वालिटी में हमको प्रिंटिंग मिलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैकेनिकल है, मैथमेटिकल है और रोबोटिक्स, है ना। अब अगर हम प्रश्न ऑप्शंस को देखें तो रोबोटिक्स का यूज तो हम करता नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं करने वाला है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो जो लेजर प्रिंटर है ना, ये मैकेनिकल प्रिंटर नहीं है ना। कैसा है, वो एक इलेक्ट्रिक प्रिंटर, बिजली से चलता है ना, ना कि मैकेनिकल फंक्शंस पर चलता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मैकेनिकल पे अगर आपने देखा होगा, थोड़े से पुराने हम जाए, जैसे ऑफसेट मशीनें होती है ना, वो मैकेनिकल में आएगी, है ना। बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग करती है ऑफसेट मशीनें, उसमें फर्मा फंसा दिया और बस पेस्ट कर दी, कॉपी करके, है ना। जो पॉम्पलेट वगैरह छाप रहे हैं, ऑफसेट मशीन अगर देखी होगी तो वो क्या होगा, आपकी मैकेनिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिंटर है, इनका इस तकनीक का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करने। खालिस्तान हमले में हमलावर सभी संभावित कुंजियों का प्रयास करके कुंजी निर्धारित करने का प्रयास करता है।
है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है नेटवर्क एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। क्या बोल रहा है वो, इसमें हमला करने वाला जो भी होगा वो क्या करेगा, सभी संभावित कुंजियों का प्रयास करेगा। ठीक, कुंजी निर्धारित करने का प्रयास करेगा तो कौन सा अटैक कहलाता है ना। ऐसा अटैक जिसमें बार बार आपके पासवर्ड को क्रैक करने का प्रयास किया जाता है, वो कौन सा अटैक कहलाता है, वो हमसे पूछा है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि आपके जितने भी पासवर्ड होते हैं है ना, तो उसका एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि हाँ आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं कि हाँ ये आपका पासवर्ड हो सकता है, तो उसको बारी बारी से अप्लाई किया जाता है ना। और उसमें से कभी धोखे से फंस गया तो फिर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो प्रयास किया जाता है मतलब मल्टीपल टाइम पासवर्ड को क्रैक करने का प्रयास है ना, और लॉजिक के आधार पे करता है कोई व्यक्ति वो अलग है, और कंप्यूटर प्रोग्राम अगर करता है तो वो अलग है ना। ऑल ओवर दोनों में बात क्या होने वाली है कि किसी आईडी के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए मल्टीपल पासवर्ड की संभावित है ना कुंजियों को डाला जा रहा है। क्या कहलाएगा वो, तो वो कहलाता है ब्रूट फोर्स। क्या कहलाएगा वो ब्रूट फोर्स कहलाएगा। इस तकनीक का यूज करके और मल्टीपल पासवर्ड निकाले जाते हैं और बार बार डाल डाल कर देखा है ना। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बर्थडे होगा नहीं, और डिक्शनरी तो हमारे पास में अल्फाबेटिकल डिक्शनरी होती है वर्ड्स की, इसमें वर्ड्स को ढूंढते। सीमोस का पूर्ण रूप है ना, सीमोस सेटिंग हमारे पास में होती है कंप्यूटर में। सीमोस सेटिंग में अगर हमको जाना है तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, डेल प्रेस करके रखेंगे या कंटिन्यू प्रेस करेंगे डिलीट की को, तो हम कहाँ चले जाएंगे, सीमोस में चले जाएंगे। बेसिकली सीमोस में हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सेटिंग होती है। सीमोस सेटिंग को ही चेंज करके और हम लोग बूट फॉर्म मतलब जो बूट सीक्वेंस होता है कि कौन से हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से या सीडी से कंप्यूटर को बूट कराना है, वो हम वहां से चेंज कर सकते हैं। सिस्टम डेट वगैरह भी हम वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीमोस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये इसका फुल फॉर्म। सीमोस की सेटिंग को होल्ड करने के लिए उसमें एक बैटरी लगाई जाती है जो सीमोस बैटरी के नाम से ही जानी जाती है। 3 वोल्ट की वो बैटरी होती है, पतली सी रहती है, छोटी सी दिया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस क्रम में खोला गया है उसी क्रम में विंडो के बीच स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है ना। प्रश्न जो पूछ रहा है पहले तो वो समझ। भाई हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो मान लो पहले हमने एमएस वर्ड ओपन किया, फिर हमने एक्सेल ओपन किया, फिर हमने फोटोशॉप ओपन किया है ना, फिर मान लो हमने वेब ब्राउजर ओपन किया या हमने और कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया। ऐसे अलग अलग हमने सॉफ्टवेयर ओपन करते चले और बाद में पता चलता है कि हम लोग काम कर रहे हैं किसमें, हम टाइपिंग के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। इतना सब आपने खोला, सब खुले हुए हैं और आप टाइपिंग या गाने सुनने लग गए। अब उस समय आपको स्विच करना है, विंडो में स्विच करना है, जितनी विंडो खुली है उसमें आपस में स्विच करना है। तो उसमें अगर आप स्विच करना चाहते हैं कि मैंने पहले जो खोली थी सबसे पहले वो विंडो आए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए, फिर चौथी आए, फिर पांचवी आए खोलने के क्रम में, तब हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करने वाले हैं, ये हमारा प्रश्न। तो इस सीक्वेंस में हमको जिस क्रम में हमने ओपन किया है उस सीक्वेंस में अगर विंडो को स्विच कराना है तब हम यूज करते हैं Alt प्लस एस्केप की को। इसको चला के देखिएगा। ठीक है, Alt प्लस एस्केप। और हम लोग नॉर्मल जो विंडो स्विच करते हैं वहां पर हम विंडो टैब के साथ में क्या यूज करते हैं, टैब मतलब Alt प्लस टैब यूज करते हैं, और विंडो की के साथ में टैब यूज करते हैं। Alt प्लस टैब से नॉर्मल व्यू आता है, विंडो प्लस टैब से 3D व्यू आता है। ठीक है, तो 2 शॉर्टकट की हमारे पास वहां पर तो है, एक शॉर्टकट की स्विच की ये भी रखी है ना। और इसको चला के देखिएगा, इसमें स्विच होते नहीं दिखता है, जैसे कि हम लोग तो इसमें करते हैं ना Alt प्लस टैब करते तो एक एक छोटी छोटी विंडो दिख रही है, फिर इस पे छोड़ेंगे वो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पर जैसे आप प्रेस करोगे तो पूरी स्क्रीन से अपने आप पूरे वही चेंज होंगे प्रॉपर। पहले एक विंडो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी, फिर दूसरी अब प्रेस करते चलोगे ये चेंज होते चलेंगे। ठीक है, तो Alt प्लस एस्केप को याद रखिएगा और उसको चला के देखिएगा। शॉर्टकट कीज को याद करने का सबसे आसान तरीका है चला के देखिए, है ना। चला गए, चला लिया आपने, उसके विजुअल्स आपके ब्रेन में आ गए, वो याद हो जाएगी, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस जितने ज्यादा बार करोगे उतने लंबे समय तक के वो याद रहेगा। विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में
इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी रैम चाहिए, है ना। विंडोज 10 को इंस्टॉल करना है, 64 बिट पर करना है आपको, तो उसमें मिनिमम कितनी रैम चाहिए, कम से कम कितनी रैम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिर आपके हिसाब से आप रखिए, 16 जीबी तक के रखिए, 32 जीबी तक। कम से कम जो रिक्वायरमेंट है विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए वो है 2 जीबी। कम से कम आपके कंप्यूटर में 2 जीबी रैम होनी चाहिए, है ना। 512 में या हम बोले 256, इसमें तो एंटर ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं होगा, है ना, तुरंत ही बाहर आ जाएगा, उसको स्पेस ही इतना चाहिए, है ना। इस पे चल जाएगा आपका, चाहे 4 जीबी लगा लो, 6 जीबी लगा लो, कम से कम हमको चाहिए 2 जीबी रैम, तभी हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज की क्लास। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको थोड़े से समझ में आए होंगे। वीडियो को रिपीट कर करके आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, हाथ से लिख लो, कुछ भी करो, पर आप तैयारी कर, है ना। नए नए कंटेंट्स और जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो तैयारी आपकी हम करा देंगे, आप इसकी चिंता ना करें, है ना। इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है, तो अभी बात करने से मतलब नहीं, है ना। 40 नंबर का ये वीडियो हो गया है, इसकी भी लिंक आपको मिलेगी आई बटन, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं अगले वीडियो की तैयारी के लिए, और आप करिए यहाँ तक की तैयारी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।